मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि पिछले 11 साल से मजलिस सीमांचल के इंसाफ की राय लड़ रही है और सीमांचल को पसमानदा रखने में बीजेपी, नीतीश कुमार गठबंधन के नेता और यहाँ के विधायक का भी जिम्मेदारी रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ के नाम पर एक काला कानून बनाया। आप जानते हैं उस कानून के जरिए मोदी मस्जिदों को, दरगाहों और खानकाहों और कब्रिस्तानों को छीनने का कानून बनाया गया। दुनिया ने देख लिया कि अगर किसी ने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर संविधान का हवाला देकर उस कानून को काला कानून करार दिया और तमाम भारत के एमपीज के सामने, पार्लियामेंट के तमाम एमपीज के सामने एक अकेला असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर उस कानून को कहा, यह कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए बना गया है। यह कानून संविधान के खिलाफ है और हमने मोदी की आंखों में आंखें डालकर तमाम पार्टी के नेताओं के सामने में कहा, यह कानून काला कानून है। हम उसको फाड़ कर पार्लियामेंट के फर्श पर फेंक दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते हैं कि सीमांचल में घुसपैठियां हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर कोई बांग्लादेशी, नेपाली है अरारिया डिस्ट्रिक्ट में? तो फिर कैसे बीजेपी सीमांचल के जनता की तौहीन करती है? और फिर बीजेपी का एक मंत्री, भाई कुर्सियों को समझ करिए, आराम से बैठिए, 10 मिनट का टाइम दीजिए हमको। और बीजेपी का एक मंत्री कहता है कि बिहार के मुसलमान नमक हराम है और वो कहता है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते। हम उस मंत्री को और मोदी को बता रहे हैं, इस देश को अगर किसी ने आजाद किया, हिंदू मुसलमान दलित ने मिलकर किया। अंग्रेजों को लात मारकर भगाने का काम किसी ने किया तो हमारे बुजुर्गों ने किया। जिस वक्त गांधी ने नमक का एहतजाज शुरू किया था, उस वक्त आरएसएस और ये मंत्री के पूर्वज अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनसे नमक हलाली कर रहे थे। आज ये हमको कहता है नमक हराम। याद रखो, तुमने 20 साल में यहाँ पर रिश्वत को आम कर दिया। ब्लॉक में गरीब का काम बगैर रिश्वत के नहीं होता। जितने विधायक हैं, जितने एमपी हैं, अरारिया में वो पैसा लेकर गरीबों का काम करवाते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मंजूर आलम साहब को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला रिश्वत का खात्मा होगा। और फिर 20 साल से रिश्वत लेकर जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी महिला के अकाउंट में पैसे डालती है। अरे तुमने इतना गरीबों का खून चूसा, उनका हक बनता कि तुम एक एक महिला के अकाउंट में कम से कम 50,000 तुमको डालना था। बीजेपी को जवाब देना है, नीतीश कुमार को जवाब देना है और 11 तारीख के दिन पतंग छाप को और उसके उम्मीदवार जनाब मंजूर आलम साहब को कामयाब करना है। हम तो दुआ करते कि मौजूदा विधायक आबिदुर रहमान साहब को अल्लाह सेहत दे। उनका तो काम था कि वो घर में बैठकर आराम करते ताकि एक नौजवान अरारिया के जनता की खिदमत कर सके, दौड़े। हमको बताइए, आपने कितने मर्तबा आबिदुर रहमान साहब को देखा 5 साल में? एक मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, 4 मर्तबा, 5 मर्तबा, 6 मर्तबा, यानी 5 साल में 5 मर्तबा भी आपने आबिदुर रहमान साहब को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आबिदुर रहमान साहब समझते थे कि कोई विकल्प नहीं है। मजबूरी की हालत में यहाँ की विधानसभा की जनता हमको वोट डालेगी, मगर हम, ए भाई हट जाओ ना, तुम्हारा प्रोग्राम खराब करने आएगा तुम, है? अरे हमको देखने आए तुम, अपना कैमरा लगा रहे। तो आबिदुर रहमान साहब ये समझ रहे थे कि विकल्प नहीं था। अब विकल्प क्या है? उस पार्टी का नाम क्या है?
विकल्प का नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अब मजलिस आई है, यहां से मंजूर आलम साहब एक ताकतवर उम्मीदवार है। हम आपसे वादा कर रहे हैं, अगर आप मंजूर आलम साहब को कामयाब करते हैं इंशाअल्लाह, और मंजूर आलम साहब खातिर खा काम नहीं करेंगे, अगर वो काम नहीं करेंगे तो वैसी दोबारा इस विधानसभा को नहीं आएगा वोट मांगने के लिए। तो आबिदुर रहमान साहब को आपने 10 साल मौका दिया, अब 5 साल के लिए आप ओवैसी की बात का यकीन करके सीमांचल को अररिया के विकास के लिए, इंसाफ के लिए आपको पतंग छाप को वोट देना है। मेरे भाई, यहाँ पर पुल बनना है, रोड बनना है, स्कूल का इंतजाम होना है, किसानों के खरीदी का सेंटर इंशाअल्लाह यहाँ पर हम कायम करवाएंगे अररिया और किशनगंज में। बीजेपी जेडीयू तो सीमांचल की जनता को घुसपैठिया कहती है, तो हम घुसपैठियों का जवाब देंगे। एक कांग्रेस के नेता है जो हमारे बारे में बहुत कुछ आजकल बोल रहे हैं, उनको बेचारों को घर में मोहब्बत नहीं मिल रही तो हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारे बाप का अंगना है सीमांचल? अरे सुन, जब हमारे और सबके अब्बा बाबा आदम जब जन्नत से दुनिया में कदम रखे तो वो भारत में कदम रखे, ये हमारे अब्बा की जमीन है, हमारे अंगना में। अरे मेरा अंगना है सीमांचल, मैं जब तक जिंदा रहूंगा जय सीमांचल का नारा लगाऊंगा। और फिर बोलते हैं कि इसमें ये बहरूपिया है। अच्छा, मैं बहरूपिया हूं, इसका कोई जमीन नहीं है, पगार नहीं है, कोई जात नहीं है। एक बात याद रखो, मेरा नाम मेरे बुजुर्गों ने असदुद्दीन रखा। असदुद्दीन के माने क्या होते? अल्लाह के दीन का शेर। और तेरा नाम टप्पू पप्पू है, और फिर तू नहीं जानता कि असद हैदर कर्रार के निस्बत से भी है, तो बहरूपिया तो असद नहीं हो सकता। मैं अपनी आवाज उठाता हूं, और फिर जहां इनका सवाल के जमीन और पगार नहीं है, अरे तेरे को जमीन और पगार मुझसे पूछने वाले, ये पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? ये पूरा सीमांचल मेरा है। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बूढ़ा, हमारी माँ और बहनें मुझे देखकर बोलती है पतंग छाप और ये साहब मुझसे पूछते हैं मेरी जात क्या है? मेरी जात मेरा दीन है। सुन, मेरी जात मेरा दीन है, मेरी शनाख्त भारतीय है। अब बोल तू क्या जवाब देगा? याद रख, मेरी जबान का मुकाबला तुम क्या, तुम्हारे पार्टी का लीडर भी नहीं कर सकता। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्यों आए? यहाँ पर सीमांचल में इंसाफ के लिए आए, और जो लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद करते हैं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि बदलाव लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। और आप जानते हैं यहाँ के बीजेपी के एमपी ने भी क्या कहा था सीमांचल के बारे में, सीमांचल में रहना है तो ये करना पड़ेगा। सुनो बीजेपी के सांसद साहब, अपने घर में बैठकर बोलना, सीमांचल की जनता चाहे हिंदू मुसलमान दलित हो, गयूर जनता है, वो तुम्हारे इन दिल फरेब बातों को यकीन करने वाली नहीं है, और वो डरने और डराने का वक्त चले गया। मैं बताता हूं, यहां पर बीजेपी को आपने देख लिया, जेडीयू को देख लिया, अब आपके सामने मजलिस है। गठबंधन से हम कहना चाहते हैं कि बताओ आपने 17% अल्पसंख्यक समाज से क्या इंसाफ किया?
17% अल्पसंख्यक समाज से क्या इंसाफ किया? कुछ नहीं किया। जो 14% यादव हैं उनको 36% टिकट दिया। जो हमको गाली देते हैं, जो हमको बहरूपिया और हमारी जात पूछते हैं, अरे 1960 से 2020 तक जितने बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, तुमको मालूम कितने मुसलमान विधायक हुए? सिर्फ 8%। 1960 से 2020 तक। तो जो हमसे हमारी जात पूछ रहे हैं, बताओ तुमने कितनों को कामयाब किया? अगर बैकवर्ड क्लास को लेंगे तो उनके करीब 40% कामयाब हुए। अगर फॉरवर्ड क्लास को लेंगे तो उनके करीब 40% के कामयाब हुए। आज आप मजलिस पर उंगली उठाते हैं। मेरे भाई, मजलिस से दुश्मनी इसीलिए है कि हर समाज और हर समुदाय की सियासी लीडरशिप हो सकती है, मगर अगर किसी की नहीं हो सकती, वो आपकी लीडरशिप नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इनकी गुलामी करें। वो चाहते हैं कि हम इनके नेताओं के आगे दरी को बिछाएं। मजलिस ये कह रही है कि दरी हम नहीं बिछाएंगे, तुम बिछाओगे। नेता हम बन के दिखाएंगे तुमको। ये लड़ाई नेता बनने की है। हमारे जाने के बाद कोई आकर शैतान का एजेंट बोलेगा, अरे वो आबिदुर रहमान भी तो एक ही दीन का है, ये मंजूर आलम भी तो एक दीन का है। आबिदुर रहमान और मंजूर आलम में एक फर्क है। क्या है? आबिदुर रहमान अपनी जबान नहीं खोल सकता जब तक कि उसके सियासी पार्टी के आका उसको हुक्म नहीं देते। आबिदुर रहमान की जबान है, मगर उनको गूंगा बनाकर रख दिया गया है। क्या तुम भूल गए जब ट्रिपल तलाक कानून पार्लियामेंट में आया तो मौलाना जिसका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उस मौलाना ने कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया था। याद है? ये मंजूर आलम होगा तो इनको इस शर्त पर टिकट दे रहे हैं। आपके दरमियान में खड़े होकर बोल रहा हूं, जब ये पटना जाएंगे तो पटना में बैठे हुए तमाम लोग जो गूंगे अंधे बहरे हो चुके हैं, उनको बताएंगे अरारिया के इंसाफ और यहाँ की तकालीफ को। मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं। आप 11 तारीख को पतंग छाप वोट देंगे, आप अपने इत्तेहाद को मजबूत करेंगे, आप सीमांचल के इंसाफ में मजलिस को कामयाब करेंगे, आप सीमांचल से इंसाफ कराएंगे, आप सीमांचल के नौजवानों को अच्छा मुस्तकबिल दिलाएंगे, आप बच्चियों के तालीम का इंतजाम कराएंगे, आप पुल को तामीर करवाएंगे, आप बंद का काम करवाएंगे। तो मंजूर आलम को 11 तारीख को पतंग छाप पर बटन दबाना पड़ेगा। जब सुबह में जाएंगे 11 तारीख को तो कलमे की उंगली उठाना और पतंग छाप दिखकर बटन दबाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कामयाब और कामरान करेगा। तो नारा लगाइए, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, शेरशाहबादी जिंदाबाद, सुरजापुरी जिंदाबाद, फुलैया जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, पतंग छाप, पतंग छाप। अस्सलाम वालेकुम।